मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। बीजेपी टेंशन में है, परेशान है, चिंता में है कि आगे क्या होगा। 8 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया है बीजेपी को सत्ता में रहते हुए, और इन 8 सालों में अपनी जड़ें जितनी गहरी और जितनी दूर तक वो फैला सकती थी उसने फैलाई हैं। कई राज्यों में विपक्षियों को हटाकर अपनी सत्ता कायम कर ली है। देश की विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, आयोगों, शिक्षा संस्थानों, इन सब में अपनी पसंद के लोगों को बिठा दिया है। सरकार के साथ साथ प्रशासन भी अपनी मर्जी से चलाया है। विरोधियों की आवाज कुचलने के सारे जतन 8 सालों में बीजेपी ने किए हैं। फिर भी बीजेपी डरी हुई है कि अब आगे क्या होगा। कहीं वो आने वाले चुनावों में मात न खाए, कहीं अगली बार केंद्र की सत्ता उसके हाथ से निकल न जाए। बीजेपी इस बात से डरी हुई है। तो दोस्तों, बीजेपी के इस डर के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिनमें फिलहाल सबसे बड़ा कारण है भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही है। राहुल गांधी को जनता की नजर में गिराने की भरपूर कोशिश बीजेपी और उसके समर्थकों की ओर से हुई थी, लेकिन राहुल गांधी कुंदन की तरह निखर कर सामने आए हैं। जनता न उन्हें युवराज की तरह देख रही है, न शहजादे की तरह, और न ही कथित पप्पू की तरह, बल्कि जनता किसी मसीहा की तरह अब उनकी तरफ देख रही है, जो जनता के दुख दर्द को समझने और दूर करने निकले हैं। एक अरसे बाद हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, और इससे बीजेपी का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसने तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों दोनों पर अगले 50 साल के शासन की योजना बना ली थी। बीजेपी की परेशानी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक दांव पेंच, जिनका तोड़ बीजेपी निकाल नहीं पा रही है। बिहार में बीजेपी को जोरदार झटका मिला है, और अब आगे किस तरह की चुनौतियां मिलेंगी उसका अनुमान बीजेपी लगा नहीं पा रही है। बीजेपी के टेंशन का तीसरा बड़ा कारण है ध्रुवीकरण की राजनीति में बुरी तरह बीजेपी का मात खाना। आप याद कीजिए कि बीजेपी ने किन किन तरीकों से देश में धार्मिक और सांप्रदायिक दूरियां बढ़ाने की कोशिश की। बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहती है, मगर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस तरह देश की कुछ विशिष्ट मुस्लिम शख्सियतों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे समझ आ रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति फेल होने का अनुमान उन्हें लग गया है, और इसका नुकसान ज्यादा ना हो इसलिए अभी से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। बीजेपी की परेशानी का चौथा कारण है विपक्ष की बढ़ती एकता और सक्रियता। पिछली बार विपक्षी एकता की कोशिशें निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण बुरी तरह पिट गई थीं। इससे बीजेपी ने मान लिया था कि उसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा, लेकिन अब विपक्ष ने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए फिर से बीजेपी को चुनौती देने की ठानी है। और बीजेपी की परेशानी का पांचवा कारण है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर उसकी नाकामयाबी का जनता के सामने खुलासा। पिछले 8 सालों में जुमलों और वादों से जनता के कान पक चुके हैं, और आंखें अच्छे दिनों के इंतजार में पथरा गई हैं। हर चीज के लिए जनता अभावग्रस्त महसूस कर रही है, और यह समझ रही है कि सरकार की नाकामी ही उसकी तकलीफों का कारण है। तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से बीजेपी के टेंशन के कारणों की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि किस तरह बीजेपी के बुरे दिनों और विपक्ष के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। शुरुआत के लिए चलते हैं केरल, जहां इस वक्त राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और अब इससे कर्नाटक पहुंचने से पहले ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करने से पहले राहुल गांधी की यह बात जरा सुन लेते हैं। राहुल गांधी has had 2 press interactions in the last 15 days. There are some leaders who have been in public life for 20 years and not had a single press conference, not had a single press interaction. No, I think there's only one leader, not some leaders. Correction, thank you. I think there's only one leader. For 20 years who is not on. तो कोच्चि में पदयात्रा के बाद राहुल गांधी ने 22 सितंबर को एर्नाकुलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने 15 दिनों में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, और वहीं कुछ नेता ऐसे हैं जो 20 साल से राजनीति में होने के बावजूद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। जिस पर राहुल गांधी ने तंज कसा कि कुछ नहीं बल्कि केवल एक नेता ऐसा है। जाहिर है कि उनका इशारा पीएम मोदी की ओर था, जो असली पत्रकारों से आमने सामने बात करने में कतराते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे पर पहले भी मोदी जी को घेर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका चुटीला अंदाज लोगों के मन में बस गया। आम तौर पर राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर पर ऐसे व्यंग करते हुए, तंज कसते हुए नहीं देखा गया, लेकिन अब उनका ये रूप भी लोगों के सामने है और जाहिर है कि इसके पीछे वो आत्मविश्वास है जो लोगों के प्यार और समर्थन के कारण राहुल गांधी में दिख रहा है। देश में रुपए की कीमत ऐतिहासिक रूप से गिर गई है। अब $1 की कीमत 81 रुपए से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। रुपया महंगा होने का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा और इसके साथ ही महंगाई फिर बढ़ेगी। सरकार पहले ही खजाना खाली होने का रोना रोती है, लेकिन अब अपना कोष भरने के लिए या तो जनता पर बोझ बढ़ाया जाएगा या फिर देश की बची खुची संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। देश का एक उद्योगपति अगर दुनिया का दूसरे स्थान का सबसे रईस व्यक्ति बन गया है तो इसके पीछे कहीं न कहीं उन सरकारी नीतियों का हाथ है जिसमें जनता तो गरीब हो रही है लेकिन उद्योगपतियों की मौज हो रही है। तो कर्नाटक और सोनिया गांधी का राजनीतिक रिश्ता काफी पुराना है। 1999 में आप याद कीजिए कि सोनिया गांधी ने बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज को बेल्लारी के चुनाव में मात दी थी। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद जब यूपीए सरकार 2004 में बनी तब भी बीजेपी के लिए यह अप्रत्याशित घटना ही थी। अब एक बार फिर बीजेपी उसी तरह से घिरती जा रही है। इस बार कांग्रेस का साथ देने के लिए नीतीश कुमार भी आ गए हैं। नीतीश कुमार ने कुछ वक्त पहले ही बीजेपी को बिहार की सत्ता से बेदखल किया है और उस सदमे से बीजेपी अब तक उबर नहीं पाई है। अब नीतीश कुमार विपक्ष को अगले आम चुनाव के लिए एकजुट करने में लग गए हैं और बीजेपी इस बात से काफी परेशान है, क्योंकि विपक्ष अगर एक हो गया तो फिर बीजेपी की हार तय है। इसीलिए अब बीजेपी ने नीतीश कुमार की छवि पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों बिहार पहुंचे अमित शाह ने जिस तरह के आरोप नीतीश कुमार पर लगाए, उससे जाहिर हो रहा है कि बीजेपी अब नीतीश और लालू की जोड़ी से घबरा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से निकली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाने, उनसे हाथ मिलाने, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने को लेकर बेताब हो रहे हैं। महिलाएं दौड़ दौड़ कर उनसे मिल रही हैं। कोई उन्हें गले लगा रही हैं तो कोई उनसे मिलकर रो रही हैं। मानो किसी मसीहा को सामने देखकर दिल की तकलीफें आंसू बनकर निकलती हैं। याद नहीं पड़ता कि किसी अन्य नेता के साथ महिलाएं इतने खुलेपन और अधिकार के साथ मिलती हों, मानो अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति से मिल रही हों। ये राहुल गांधी की सहजता और शिष्टाचार ही है कि छोटी बच्चियां, महिलाएं, युवतियां, विकलांग, मजदूर, किसान, बूढ़े, हर तरह के लोग उनसे मिलकर अपना दुख बांट रहे हैं। स्कूल कॉलेज के युवा उनसे मिलकर अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं और समाज के विभिन्न तबकों से आए लोग उनकी यात्रा में शामिल होकर भारत जोड़ो अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तमिलनाडु और केरल में इस यात्रा को जितना समर्थन मिला है, उससे उम्मीद बंध रही है कि आगे भी यात्रा को ऐसे ही लोगों का साथ मिलता रहेगा। अब ये यात्रा अगले हफ्ते तक कर्नाटक पहुंचेगी। आप जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में है और ये सत्ता उसने कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन की सरकार को धोखे से गिराकर हासिल की है। बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन पहले बीएस येदियुरप्पा को सीएम बनाया, तब भी पार्टी के अंदर विरोधी सुर उठते रहे। तोड़कर लाए गए विधायकों के नाज नखरे उठाने पड़े और अब बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया है, तब भी बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सांप्रदायिक तनाव, भ्रष्टाचार और पार्टी के भीतर बगावत, तीनों मोर्चों पर बीजेपी घिरी हुई है और बीजेपी की इस घेराबंदी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक पहुंचेगी, जिसके लिए कर्नाटक कांग्रेस ने सारी तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार का दावा है कि केरल से अधिक भीड़ उनके राज्य में जुटेगी और संभवतः सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यात्रियों का साथ देने कर्नाटक पहुंचेंगे। विपक्ष अगर एक साथ आ गया तो बीजेपी के लिए चुनावों में आधी हार पहले ही तय हो जाएगी और बीजेपी इस बात से काफी घबरा रही है, डर रही है। बिहार के किशनगंज में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेते हुए अमित शाह ने कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। अगर हम 2024 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनके इस बयान से जाहिर होता है दोस्तों कि बीजेपी अभी से चुनावी रणनीति में जुट गई है और उसे यह भी समझ में आ गया है कि अब ध्रुवीकरण का दांव लंबी दूर तक साथ नहीं देगा। संघ परिवार की तरफ से भी अब मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है। इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम वर्ग के विशिष्ट लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए।
देश के गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार के पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार हमें धोखा देकर लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठे। सीमांचल नीतीश कुमार को मुंहतोड़ जवाब देगा। क्या राजनीतिक गठबंधन बदलकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यानी अमित शाह का कहना है कि खुद पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन नीतीश पर आरोप लगाते हुए अमित शाह खुद शायद भूल गए कि बीजेपी के कारण कितने दलों में फूट पड़ी है और कितने गठबंधन टूटे हैं। खुद नीतीश कुमार को महागठबंधन से बीजेपी ने अलग करवाया था और बिहार की सत्ता में भागीदारी की थी। राजनीतिक तोड़फोड़ में माहिर बीजेपी अब नीतीश कुमार पर उंगली उठा रही है, तो इसके पीछे असली वजह उसका डर है। दरअसल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दिल्ली आकर सोनिया गांधी से मिल रहे हैं और कयास है कि इस बैठक में महागठबंधन को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने की बात होगी। नीतीश कुमार इसके पहले राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, के चंद्रशेखर राव सहित विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और हाल ही में शरद पवार ने ये संकेत दिए हैं कि अब ममता बनर्जी भी विपक्षी मोर्चे के साथ जुड़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये सच है कि मोहन भागवत ने पिछले साल भी इसी वक्त मुंबई में कुछ प्रमुख मुस्लिम नेताओं और नागरिकों से मुलाकात की थी। भागवत हिंदुओं और मुस्लिमों का डीएनए भी एक बता चुके हैं, लेकिन संघ की ऐसी छिटपुट कोशिशें उस खाई को नहीं भर सकीं जो मंदिर मस्जिद की राजनीति के कारण गहरी हो चुकी हैं। आडवाणी जी की रथ यात्रा आपको याद होगी। आडवाणी जी की निकाली गई इस रथ यात्रा से लेकर मोदी सरकार में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने तक गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है और गंगा जमुनी तहजीब इस बहाव में काफी हद तक बह चुकी है। मोदी जी भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन वो बात उनके शासन में धरातल पर कहीं दिखाई ही नहीं देती। लोग न साथ में हैं, न किसी का विकास हो रहा है और जनता का विश्वास भी सरकार पर कम होता जा रहा है। विपक्ष अब इसी अविश्वास को बीजेपी के खिलाफ भुना रहा है और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। 8 साल पहले जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उस वक्त देश में कई तरह की समस्याएं थीं, लेकिन उन समस्याओं को उठाने वालों को हर दूसरे दिन पाकिस्तान जाने की नसीहत नहीं दी जाती थी। उस वक्त भी समाज में असामाजिक तत्व सक्रिय थे, लेकिन कभी कपड़ों से उनकी पहचान करने की सलाह सत्ता की ओर से नहीं आती थी। उस वक्त भी खुले में नमाज पढ़ी जाती थी और इसे लेकर कुछ लोग आपत्ति भी जताते थे, लेकिन आज की तरह नमाज पढ़ने को संदेह की नजर से नहीं देखा जाता था। कहने का मतलब यह है कि आज जिस तरह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बन चुका है, वो 8 साल पहले इतने गंभीर रूप में नहीं था। अब तो मदरसों से लेकर मस्जिदों तक और हिजाब से लेकर हलाल तक सभी बातों पर विवाद खड़े हो जाते हैं और इन विवादों का फायदा बीजेपी ने चुनावों में खूब उठाया है। ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जिसमें बीजेपी नेताओं की तरफ से ऐसे बयान न आए हों जो सांप्रदायिकता से भरपूर न हों। हिंदुत्व की राजनीति करके बीजेपी ने वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन समाज को तोड़ नहीं पाई। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जैसे लोग उमड़ रहे हैं, उससे बीजेपी को घबराहट हो रही है कि वो ध्रुवीकरण में अब कामयाब नहीं होगी। इसका नुकसान और अधिक न हो जाए, इसके लिए अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। मोहन भागवत ने गुरुवार को दिल्ली में मस्जिद, मदरसे और मजार का दौरा किया और मौलाना उमर इलियासी से भेंट की। उनके साथ संघ के कुछ और पदाधिकारी भी थे। इन सब ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी संवाद बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण के लिए साथ साथ चलने पर जोर दिया। इससे पहले अगस्त में मोहन भागवत दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और कारोबारी सईद शेरवानी से मुलाकात कर चुके हैं। भागवत की मुस्लिम नेताओं से मुलाकात पर जयराम रमेश ने कहा है कि भागवत बहुत बदल गए हैं। कांग्रेस की इस पदयात्रा से बीजेपी भी डर गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यानी देशव्यापी स्तर पर अगर बीजेपी को घेरने में कांग्रेस और नीतीश कुमार लगे हुए हैं, तो यूपी में ये काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। अब मायावती भी आगे आ रही हैं। बीजेपी के लिए ये तमाम खबरें उसके बुरे दिनों की तरफ संकेत कर रही हैं। विपक्ष भी अब समझ चुका है कि बीजेपी को अकेले अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर घेरा जा सकता है। वैसे भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार की असफलताएं बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं। नफरत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा शान से निकल रही है और अब कांग्रेस की योजना दूसरे राज्यों में भी पदयात्राएं निकालने की है। इस बीच यूपी में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले दिनों में वे कई बार योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल चुके हैं।
अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। सपा का कहना है कि विधानसभा के मौजूदा सत्र में विधायकों ने महंगाई, महिला उत्पीड़न, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से तमाम सवाल किए, लेकिन सदन में इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले अखिलेश यादव ने मार्च के दौरान रोके जाने पर धरना भी दिया था, जिसमें उनका समर्थन करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया था कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों व उसकी निरंकुशता तथा जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई है। इसके साथ ही मायावती ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाए जाने को लेकर भी सरकार की आलोचना की थी। तो रुपए की कीमत गिरने से बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी एमएनसी तो मुनाफे में रहेंगी, लेकिन देश में आम जनता से लेकर विकास के सभी कार्यों पर इसकी चोट पड़ेगी। लोगों को अच्छे दिन दिखाने के नाम पर गजब का धोखा मिला है। मोदी जी अब भी विकास की गति पर रफ्तार के लिए दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा है कि पर्यावरण के नाम पर विकास के कामों को रोका जाता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अर्बन नक्सल और राजनीतिक समर्थन वाले विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में कई सालों तक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोक कर रखा। अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल कर मोदी जी ने जाहिर कर दिया है कि वे अब भी उसी रणनीति पर चलेंगे जिनके बूते उन्होंने 8 साल तक शासन किया। लेकिन अपनी नाकामियों के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराने का ये जो सिलसिला है अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। न ही लोग नकारात्मक राजनीति को वोट देंगे। अब तक बीजेपी सवाल करती आई है कि विपक्ष देश के सामने मोदी जी का क्या विकल्प दे सकता है, लेकिन अब जिस तरह देश का विकल्प जो है वो खोजने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के जरिए, जो माहौल बदल रहा है, राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, उसमें बीजेपी का यह सवाल ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगा। बीजेपी भी इस वक्त को समझने में लगी है और इसीलिए अब घबराने लगी है। खैर, शायर वसीम बरेलवी ने ठीक ही फरमाया है कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।